मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने ओपन करके बैठ जाइए और एक हाइलाइटर और एक पेन अपने साथ रखिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की यदि मैं बात करूं तो ये फिजिक्स के जो मैकेनिक्स का बेस है बेटा। यहाँ से मैकेनिक्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। न्यूमेरिकल तो बनते ही बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ से, मोमेंटम से, इंपल्स से। तो ये क्वेश्चंस किन लाइंस के ऊपर बनाए जा सकते हैं उनको हम एनसीईआरटी से कैप्चर करने वाले हैं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा आज एनसीईआरटी डीप लाइंस में मैं लेके आया हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस में हम एनसीईआरटी की थ्योरी की वो लाइंस को पढ़ते हैं जहां से सीधे क्वेश्चंस बन सकते हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल लाइंस होती हैं और शायद वो नॉर्मली हमें समझ नहीं आती, लेकिन उसको हम एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेटा लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने ओपन करके बैठ जाइए और एक हाइलाइटर और एक पेन अपने साथ रखिए ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस भी सोल्व करें और मेरे साथ साथ थ्योरी को भी साथ साथ ही पढ़ते जाएं और हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की यदि मैं बात करूं तो ये फिजिक्स के जो मैकेनिक्स का बेस है बेटा। यहां से मैकेनिक्स के कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, करते हैं शुरुआत। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखो लॉज ऑफ मोशन में बनते हैं। न्यूमेरिकल तो बनते ही बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ से, मोमेंटम से, इंपल्स से। तो ये क्वेश्चंस किन लाइंस के ऊपर बनाए जा सकते हैं उनको हम एनसीईआरटी से कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। इसी लेक्चर में हम साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी यहां पे हम देखेंगे। करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, तो आ जाते हैं एनसीईआरटी पर। आप अपने पास एनसीईआरटी ओपन करके ऐसे रख लीजिए या चाहो तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं, आपको जहां अच्छा लगे। ठीक है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में कोई खास बहुत ज्यादा काम की बातें नहीं है, बस वो सिर्फ आपको बता रहा है कि फोर्स क्या है, वो फोर्स के बारे में बता रहा है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है तो उसको चलाना है तो हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली वो थोड़ा सा फोर्स के बारे में आपको बताना चाह रहा है कि फोर्स क्या चीज है। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को मिली, वो ये है। ये बता रहा है कि कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज, मतलब कोई भी बाहर से कोई ना कोई उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट चलने लगता है। तो देखो क्या बोल रहा है, इन शॉर्ट ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको चलाने के लिए या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिएगी, कोई दूसरी एक्सटर्नल बॉडी चाहिए होगी। मतलब वो खुद से ऐसा काम नहीं कर सकती, ऐसे खुद से चलते चलते नहीं रुक सकती या खुद से ही रुकी हुई है खुद से चलने लगी, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बाहर से उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करना चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकती है। जैसे एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, वो बुक अपनी मर्जी से नहीं उछलने लग सकती, अपनी मर्जी से उछल नहीं सकती, अपनी मर्जी से टेबल पे रखी रखी बुक अपनी मर्जी से गिर नहीं सकती। कोई ना कोई बाहर से चाहिए उसको चलाने के लिए। ठीक है, एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स, द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। बोल रहा कि जरूरी नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए उसे छूना ही पड़ेगा। कई ऐसे फोर्स भी होते हैं जो बिना छुए भी लग जाते हैं, जिसे हम फील्ड फोर्स बोलते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनको लगने के लिए छूने की जरूरत नहीं होती। तो बेसिकली यहाँ वो फोर्स को कैटेगराइज कर रहा है कि फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स जिसके लिए कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है फील्ड फोर्स जिसके लिए कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ये जो है टेंशन, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स है, छू के लगाए जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ही लगते हैं। फील्ड फोर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए छूने की जरूरत नहीं होती, दूर से ही लग जाते हैं, उनको हम फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो कुल मिला के एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कोई ना कोई दूसरा एक्सटर्नल एजेंट चाहिए।
कोई एक्सटर्नल बॉडी चाहिए जो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करे, वो खुद से नहीं कर सकता। आज ये बात हमें बड़ी आसान लगती है, आज यदि हम इस बात को समझे तो बड़ी आसान बात लगती है, यार ठीक है कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस समय इसका नॉलेज नहीं था, लॉज ऑफ मोशंस नहीं एस्टेब्लिश हुए थे, उससे पहले इस चीज के बारे में सोचना बहुत मुश्किल काम था। ये बात कह पाना बहुत मुश्किल था, लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल था कि यार बिना फोर्स के ऑब्जेक्ट चल नहीं सकता। लोग कहते थे क्यों नहीं चल सकता, ये लो ये पेन है मैंने गिरा दिया ये देखो चलने लग गया। उनको समझाना पड़ता था कि भाई कोई है जो इस पे फोर्स लगा रहा है। तो लोगों को बाद में पता चला कि ग्रेविटी है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है जो इसको खींचता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा होगा इनिशियल स्टेज में जब चीजें हमें पता अच्छे से नहीं थी। चलो आओ अपन इतना पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं, अब तो हमें पता चल चुका है, अब हमें उन बातों से क्या मतलब। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल हमें देखना चाहिए कि कैसे नई चीजें डिस्कवर होती हैं। एनसीईआरटी जो है अपने अंदर उन बातों को समझाते हुए आगे बढ़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन टाइप में इसने पूछा, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। बोल रहा है कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मान ली कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको चलाने के लिए फोर्स चाहिए, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फोर्स चाहिए, मान लिया चाहिए। लेकिन जो पहले से चल रहा हो क्या उसको लगातार चलाए जाने के लिए फोर्स चाहिए? उसको लगातार चलाए रखने के लिए क्या एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? अब सोचते हैं यार चाहिए ही होगा। एक्चुअली में इतना आसान नहीं है। उस समय के साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल फॉलोसी दे रखी है, देखो इसमें क्या, उस समय एरिस्टोटल का मानना था कि नहीं भाई चलाए रखने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। एक ऑब्जेक्ट को लगातार चलाए रखना है तो भी फोर्स की जरूरत होती है। और उनको ऐसा लगा क्योंकि देखो एक गाड़ी को हमने धक्का दिया, चलाया, छोड़ दिया, रुक जाती है। उस समय ज्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं था तो उसने कहा देखो लगातार चलाए रखना है तो फोर्स चाहिए। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने गलत कहा था, गलत सोचा था। बाद में जाके पता चला कि यार ये तो गलत कह दिया। गैलीलियो ने आके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाए, सेट किए, जिसमें उन्होंने बताया कि देखो भाई आप जो बोल रहे हो गलत है, लगातार चलाए रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती। देखो एक एरो है, धनुष है, हम एरो ऐसे पुल करते हैं और छोड़ देते हैं, तो एक बार उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए रस्सी ने फोर्स लगाया, लेकिन जब वो एरो उससे निकल चुका है, अब बताओ उसको हवा में चलाए रखने के लिए कहां कोई फोर्स लगा रहा है? कौन लग रहा है? कौन उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहा है चलने के लिए? कोई नहीं, खुद चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई रुके हुए को चलाने के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉल को रखा, वो गिरने लगी। उन्होंने कहा देखो ग्रेविटी लग रही होगी, कोई ना कोई इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ऊपर नहीं जा रही है क्योंकि इसको उनको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो कोई धक्का देने वाला होना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि यदि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल ले लें जिसपे फ्रिक्शन वगैरह को इग्नोर कर दे, तो इधर इस वाले मोशन को चलने के लिए, चालू रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होगी। एक बार वेलोसिटी दे दिया तो वो लगातार चलता जाएगा। प्रैक्टिकली रुक जाता है। उसका रीजन है कि कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस होते हैं जो इसके मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो यदि तुम्हें कंटिन्यू इसको चलाए रखना है तो तुम्हें नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसको चलाए रखने के लिए नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती। फोर्स की जरूरत कभी कभी हमें इसलिए हो जाती है क्योंकि जब ये आगे चलता है तो रेजिस्टेंस फोर्स इसमें पीछे की तरफ लगते हैं। नेट हमें जीरो बनाने के लिए आगे फोर्स लगाना पड़ता है ताकि अब वो कंटिन्यू मोशन में रहे। तो अरिस्टोटल ने जो बात कही थी वो गलत थी। उनका मानना था कि यदि एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो भी फोर्स चाहिए, वो गलत स्टेटमेंट था। ठीक है, सही स्टेटमेंट है कि यदि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको मोशन में रखने के लिए, कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलो धीरे धीरे, और इसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि देखो भाई, ये प्रैक्टिकल किया। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन लिया, इधर से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो वो स्लाइड करता हुआ, इसने कहा कि काफी स्मूथ ले लिया, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म लिया जो काफी हद तक स्मूथ है। तो उन्होंने यहां से छोड़ा तो बॉल यहां से गई और ऑलमोस्ट इतनी हाइट तक ऊपर गई, इससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं गई, मैक्सिमम इस लेवल तक बॉल ऊपर गई।
कभी कभी पीछे रुक जाती थी ड्यू टू फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्सेस जो होते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर उसने क्या दिमाग लगाया, उसने कहा एक काम करते हैं, चलो ये तो ठीक है, यहां से चल के यहां चढ़ गई, उसने कहा इस डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो उसने हाइट तो उतनी ही बनाई, लेकिन इसने इस प्लेटफॉर्म को और कम इंक्लाइन कर दिया, मतलब यहां तो अचानक से बॉल गिरी और इसको स्लोप कम कर दिया धीरे धीरे धीरे। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार बहुत कम डिस्टेंस मैंने नीचे गिराया और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ऊपर चल के गई। तो यहां उसने ऑब्जर्व किया कि यार डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है, मैटर कर रही है हाइट, कि जब यहां से छोड़ रहे हैं तो बराबर हाइट तक जाती है, चाहे उसके लिए डिस्टेंस कितना ही चलना पड़े। और जैसे जैसे इसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कहा कि देखो यहां से छोड़ रहे हैं लगभग उतनी हाइट तक जा रही है, चाहे मैं इसको कितना ही दूर बढ़ा दूं, पहले यहां तक था अब इसने और डिस्टेंस चलवाया। तो उसने कहा कि यदि इसको घटाते जाएंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ले आएंगे तो ये सेम हाइट गेन करने के चांसेस के, सेम हाइट गेन करने के लिए लगातार मूव करती जाएगी और ये तो हॉरिजॉन्टल है तो कभी वो हाइट गेन नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली रुक जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि वो चलती जाएगी, प्रैक्टिकली जो रेजिस्टेंस फोर्सेस होते हैं वो उसको रोक देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। सोचो कितना अजीब रहा होगा जब हमें पता नहीं था लॉज ऑफ मोशन के बारे में, कितना मुश्किल रहा होगा इन सब चीजों को निष्कर्ष निकालना। तो वहां से उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, फाइनली गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया, जो कि आगे फर्स्ट जो न्यूटन ने जो नियम दिए थे उसमें फर्स्ट लॉ का जो बेसिक जो है उसने गैलीलियो के स्टेटमेंट से ही लिया था। इनका कहना था एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। अंग्रेजी थोड़ी अजीब है, कहना स्टेटमेंट क्या है वो समझाता हूं। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है या फिर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, वो अपने मोशन को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे जब तक बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया जाए, तब तक कंटिन्यू वो उसी मोशन को करते रहेंगे। रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तीन टाइप के यहां से स्टेट डिफाइन किए, एक स्टेट ऑफ रेस्ट, एक स्टेट ऑफ मोशन, एक डायरेक्शन का। तो यहां से तीन टाइप के इनर्शिया इसने डिफाइन किए। क्या डिफाइन किए? इनर्शिया। उन्होंने कहा इनर्शिया एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का पोज करती है। अब ये स्टेट ऑफ मोशन क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका स्टेट जो है वो रेस्ट है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे वो अपने आप नहीं चल सकता, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक बार चलने लग गया और चल रहा है वो अब स्टेट ऑफ मोशन में है, वो अपने आप से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता, अपने आप से रुक नहीं सकता, अपने आप से स्पीड नहीं बढ़ा सकता, अपने आप से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो ये सब इनर्शिया उन्होंने डिफाइन किए। ठीक है, अब ये बता रहा है आइडिया ऑफ मोशन इन एंशियंट इंडियन साइंस। पुराने समय में मोशन को, जब लॉज ऑफ मोशन के बारे में ज्यादा नहीं पता था तो उस समय की बातें कुछ बता रहा है। फॉर एग्जाम पर्पज हमारे कोई काम की चीजें यहाँ पे नहीं है, जस्ट कहानी, हिस्ट्री, किसी को इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं इसको, बाकी एज फॉर एग्जाम ये कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है, ये सारी कहानी जो इसमें बोल रखी है मैं हर चीज पढ़ के अच्छे से और आपको समराइज फॉर्म में आपको बता चुका हूं, कोई नई चीज यहाँ पे नहीं है। आप पढ़ने में अपना समय खराब ना करें, हम जो कर रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट होगा। मतलब जो एनसीईआरटी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, बस आप सुनते जाओ। मतलब एनसीईआरटी को ऐसे समझो कि मैं ओरल बना रहा हूं, कंप्रेस करके ओरल बना के दे रहा हूं और सीक्वेंस में बना रहा हूं ताकि क्वेश्चंस की सीक्वेंस में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में बना के रखेंगे। थ्योरी, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस में, फुल एनसीईआरटी। अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, फुल एनसीईआरटी की जो चीजें हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो पढ़ो, अदरवाइज मैं तो कहूंगा कि जरूरत नहीं है। जो मैं जो चीजें बोल रहा हूं बस उसको सुनते जाओ और समझते जाओ, और जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है उनको आप अंडरलाइन करो और याद रखना आगे से। ठीक है, अब आया न्यूटन की एंट्री। अब न्यूटन की एंट्री हुई तो न्यूटन ने सबसे पहले गैलीलियोज के जो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा था उनका यूज करके उन्होंने सबसे पहला लॉ दिया, उसको नाम दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
ठीक है, वो एग्जैक्टली गैलीलियो की बात को ही रिपीट किया इसने, और वो ही बोला देखो, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूं कि ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। ये कहता है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज ए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। ये डेफिनेशन तो नहीं, मैं एग्जैक्टली न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं बोलूंगा, लेकिन उसको आसान शब्दों में बोलने का तरीका है। उसने कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। यदि उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ एक्सेलरेशन है मतलब उस पर कुछ नेट फोर्स लगा है। उसी बात को बोल रहा है कि अपने आप से चीजें चेंज, अपने आप से स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता, तो इसने स्टेट ऑफ मोशन को एक्सेलरेशन से रिलेट कर दिया कि देखो रेस्ट पे है, चलने लग गया, एक्सेलरेशन चाहिए, चल रहा है रुक गया, एक्सेलरेशन चाहिए, सीधा चल रहा है घूम गया, एक्सेलरेशन चाहिए, हर जगह एक्सेलरेशन चाहिए। और कहा कि एक्सेलरेशन है तो उसके लिए पक्का फोर्स चाहिए। तो बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की है वो हम यहां से बस वो गैलीलियो वाला जो स्टेटमेंट है वो ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो स्टेटमेंट, ठीक है, ये न्यूटन्स हमारा फर्स्ट लॉ हो जाएगा। एक सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Two kind of situation are encountered in the application of this law in practice. In some example, we know that net external force on the object is zero. In that case, we can conclude that the acceleration of the object is zero. For example, a spaceship out of interstellar space far from all other objects and with all its rocket turned off has no net external force acting on it. It is acceleration. Its acceleration according to first law must be zero. If it is in motion, it must continue to be in motion. वो इसी से बोल रहा है कि जैसे मान लो स्पेस में एक सैटेलाइट है, उसने अपने सारे थ्रस्टर वगैरह जो भी है, जो भी इंजन है सब बंद कर दिए, और वहां कोई ग्रेविटी वगैरह कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यदि उस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो अब वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। यदि वो रेस्ट पे है तो वो चुपचाप पड़ा रहेगा, यदि उसके पास वेलोसिटी है तो लगातार उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। मतलब स्पेस में एयर रेजिस्टेंस वगैरह तो ऐसी कोई चीज तो होती नहीं है, तो एक बार जो वेलोसिटी दे दिया वो दे दिया, फिर वो लगातार उसी ही वेलोसिटी से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, उसको लगातार कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही एक्सप्लेन हो रहा है। अब ये सब कहानी है, ज्यादा कहानी पे मतलब नहीं है, जो मेन स्टेटमेंट है वो हम समझ चुके हैं। अब देखो एक एग्जांपल इसमें ये और बोल रहा है कि ऑन अर्थ, देखो अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा चीजें समझेंगे यहां से। ऑन अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इट इज नॉट बिकॉज देयर इज नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, बट बिकॉज द वेरियस एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल आउट, it means such that add up to zero net external force। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक से ये टेबल है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसलिए नहीं कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। अब कुछ इंटरनल होंगे, उनको छोड़ो, इंटरनल को छोड़ो, हम एक्सटर्नल की बात करते हैं। बाहर से ग्रेविटी लग रही है, टेबल नॉर्मल लगा रही होती है, टेबल भी तो धक्का दे रही होती है, टेबल नहीं होती तो कैसे रुकता। तो कुल मिला के इस पे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उन सब का नेट जीरो है, नेट एक्सटर्नल जीरो है। तो बोल रहा है कि ये नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है इट मींस उस पर कोई फोर्स नहीं है, हो सकता है फोर्स हो, बट एक्सटर्नल का नेट फोर्स जीरो है। इसे बोला गया नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट में आता है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में रहेगा, कब तक? अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। ये देखो ये स्टेटमेंट आ जाते हैं, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहर से फोर्स भी होना चाहिए और अनबैलेंस होना चाहिए, तब जाकर के उनका स्टेट ऑफ मोशन
चेंज होगा। यदि फोर्स लग रहे हैं लेकिन उनका नेट जीरो है तो भी उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है, एग्जाम्पल से समझा रहा है उसको। ओके, एक इसने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल लिया, देखो बोला कि सिंस टेबल वाले वो एग्जाम्पल ही बोल रहा है कि एक बुक है जो टेबल पे रखी हुई है, जैसे ये टेबल पे बुक रखी हुई है, तो यहां पे इस बुक का जो वेट है वो इस टेबल के रिएक्शन से बैलेंस होता है। जो बुक का वेट है नीचे की तरफ W, वो इस टेबल के रिएक्शन से क्या होता है, बैलेंस होता है। नीचे की तरफ W और ऊपर की तरफ रिएक्शन। बोल रहा है कि W और R बराबर है। सिंस W इज इक्वल टू R, फोर्सेस कैंसिल एंड देयरफॉर द बुक इज एट रेस्ट। बोल रहा है दो स्टेटमेंट होते हैं। देखो एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करूंगा इसको, यहां से अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। देखना, ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट ऑफन एनकाउंटरिंग सिंस W इज इक्वल टू R। बोल रहा है कि ये बुक जो है इसमें W और R बराबर हैं, फोर्सेस कैंसिल एंड देयरफॉर द बुक इज एट रेस्ट। दिस इज इनकरेक्ट रीजनिंग। बोल रहा है गलत बात है ये बोलना कि ये बुक पे W और R एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इसलिए ये रेस्ट पे है। W और R एक दूसरे के बराबर हैं इसलिए ये रेस्ट पे है। ये स्टेटमेंट गलत है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तुम्हें तो लगेगा दोनों एक ही तो बात है यार, क्या क्या कर क्या रहा है, एक ही तो बात। एक बात नहीं है, देखना समझना। एक लॉजिक, एक पहला स्टेटमेंट वन जो गलत है वो क्या कह रहा है, ये जो बुक है ना इसका वेट और टेबल का रिएक्शन बराबर है। इस बुक का वेट और टेबल का रिएक्शन क्या है, बराबर है, इसलिए ये बुक रेस्ट पे है। बल्कि ये सही नहीं है। सही स्टेटमेंट क्या है, बुक रेस्ट पे है इसलिए नेट जीरो होना चाहिए, इसलिए WR के बराबर है। पहले में गलत कब होगा, देखो चलो एक काम करते हैं, इस बुक के ऊपर मैंने ऊपर से फोर्स लगा दिया। अरे भाई देखो, जैसे ये कोई बुक है मेरे हाथ पे ऐसे रखी हुई है, तो वेट और रिएक्शन बराबर है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर धक्का देता हूं, जब इसको और पुश करूंगा तो अब तो इसका वेट और रिएक्शन बराबर नहीं होंगे, रिएक्शन बढ़ जाएगा। वेट तो भाई जितना है उतना है, लेकिन मैंने क्या किया, एक एडिशनल पुश और लगा दिया इस पे। अब तो WR के बराबर नहीं है, लेकिन मूव तो अभी भी नहीं करेगा। तो WR के बराबर होने का मतलब नेट रेस्ट पे आना सही बात नहीं है। रेस्ट पे आने का रीजन है कि नेट फोर्स इस पे जीरो है, और नेट फोर्स में अब WR के बराबर हो या ना हो, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट देखो ये सही है। द करेक्ट स्टेटमेंट सिंस द बुक, क्योंकि बुक रेस्ट पे है। फर्स्ट हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब उससे हम कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हाँ इसका मतलब ये है। द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, तो नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए, इसलिए WR के बराबर होगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट द नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू अपोजिट टू द वेट। तब बोल रहा है कि नेट जीरो चाहिए, तो इसलिए W जो है उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा। यदि मान लो इस पे हम एडिशनल और नीचे फोर्स लगा रखा होगा तो रिएक्शन बढ़ करके उसके बराबर हो जाएगा, ताकि नेट क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में घुमा घुमा के बातें दे रखी हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो और भी कुछ बात, बहुत सारी कहानी कर रहा है, लेकिन यहां आते हैं। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए स्टेशनरी बस एंड द ड्राइवर स्टार्ट द बस, सडनली वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विद जर्क। बोल रहा है कि हम बस में खड़े हैं, ऐसे ड्राइवर ने अचानक से बस चला दी, हम अचानक से पीछे की तरफ गिरते हैं, ऐसा क्यों? बोल रहा है सोचो ऐसा क्यों। तो अब उसका देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जब हम बस में ऐसे खड़े होते हैं तो सारी बॉडी रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर उस बस को चलाता है तो बस मोशन में आ जाती है, क्योंकि बस पे कोई बाहर से फोर्स लगे होंगे, फ्रिक्शन वगैरह ग्राउंड से, जो उसको मोशन में लेके आते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पैर और बस के, जहां हमारे पैर इससे कनेक्टेड है, हम ऐसे खड़े हुए हैं, तो पैर और बस की सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो हमारे फोर्स लगाती है पैरों पर।
लेकिन हमारी बॉडी जो है थोड़ी लार्ज साइज की रह गई, तो नीचे वाले हिस्से पे फोर्स लग गया तो नीचे वाला हिस्सा आगे मूव करने लगा। लेकिन हमारी बॉडी में मास से इनर्शिया है, हम वहीं रुकना चाहते थे, हमारी बॉडी ने उसका अपोज किया, स्टेट ऑफ मोशन जो रेस्ट पे थी उसका चेंज का अपोज किया, तो हमारी बॉडी वहीं रहना चाह रही है बल्कि पैर चलना स्टार्ट कर दिए। तो सब सोचो, पैर आगे चलेंगे, बॉडी वहीं रहना चाहेगी, तो हम रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, बस के रिलेटिव में हम पीछे की तरफ गिरेंगे। ग्राउंड के रिलेटिव में नहीं, बस के रिलेटिव में। ग्राउंड के रिलेटिव में हमारी बॉडी वहीं रहना चाहती है, पैर आगे जाना चाहते हैं। ग्राउंड के रिलेटिव में हम कहेंगे कि पैर आगे निकल गए, लेकिन बस में खड़े होकर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी पीछे की तरफ गिर गई। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि बॉडी पीछे की तरफ गिर रही है, लेकिन एक्चुअल में पैर आगे निकल जाते हैं, तो बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे रहना चाहती है। और भी बहुत सारे डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आम के पेड़ में पकड़ के टहनी को जोर से हिला दिया, आम गिर जाता है, क्योंकि आम इनर्शिया कारण रेस्ट पे रहना चाहता है और टहनी वहां से मूव कर जाती है, गिर जाता है। जैसे हम पैर मूव कर गए, बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती थी, गिर गई। ऐसे ही कंबल में जोर से लकड़ी से मारते हैं तो डस्ट उससे बाहर निकल जाती है, दैट इज ऑल्सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझाते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें ये वाला क्वेश्चन के लिए एक बार आप सोचें। ए पर्सन ड्राइविंग ए कार सडनली अप्लाई द ब्रेक, बोल रहा है गाड़ी चला रहा है ऐसे और अचानक से ब्रेक लगा दिया क्योंकि सामने कोई आ गया। ठीक है, इफ ही इज नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, यदि सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो ही फॉल फॉरवर्ड एंड हिट इज हेड अगेंस्ट द स्टीयरिंग व्हील। देखते होगे, मूवी में भी देखा होगा या कभी रियल में भी किसी एक्सीडेंट को हुआ वो देखा होगा, जैसे अचानक से ब्रेक लगाते हैं किसी चीज में जाके कार टकराती है, तो ड्राइवर ने यदि सीट बेल्ट नहीं पहना होता है तो ड्राइवर आगे की तरफ आता है, या तो स्टीयरिंग के सर लगेगा या आगे वाले विंडशील्ड पे सर जाके टकराएगा। कभी कभी इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि ड्राइवर सीट से उछल के और उस विंडशील्ड से क्रॉस करके बाहर की तरफ आगे गिरता है। कभी ऐसा मूवी में कोई सीन देखा हो या तो वुल्वरीन वाली जो एक्समैन वाली मूवी है उसमें था एक सीन, यदि किसी ने देखा हो तो, वो पेड़ गिरा देते हैं, ट्रक जाके टकराता है और वो उसमें से बाहर निकल जाता है। एक सीन है, मतलब ऐसे सीन देखे होंगे कहीं ना कहीं तुमने। तो रीजन सिंपल है, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो गाड़ी चल रही है, साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी चल रही है, लेकिन गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, गाड़ी तो रुक गई, लेकिन तुम्हारी बॉडी को रोकने के लिए सफिशिएंट फोर्स नहीं मिला, तो तुम्हारी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहती है। देख, गाड़ी और बॉडी साथ साथ चल रहे थे, गाड़ी रुक गई, बॉडी चल रही है, तो अपने आप तुम क्या होगे, बाहर की तरफ फेंके जाओगे, आगे की तरफ फेंक दिए जाओगे। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे और एग्जांपल डेली लाइफ में सोचो क्या क्या होते होंगे, सोच करके 2 मिनट के लिए सोचो क्या क्या ऐसा कोई एग्जांपल जहां इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काम में आता है। कुछ बढ़िया सा एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए। कोई बहुत बढ़िया एग्जांपल, यूनिक एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है, सर देखो ये ऐसा इसलिए होता है, तो कमेंट्स में बताएं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं फिर। ठीक है, इस वाले के बारे में थोड़ा सा आगे सोचेंगे, अभी नहीं सोच रहे हैं, इस वाले के बारे में थोड़ा सा आगे सोचेंगे, अभी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो काफी आगे दे रखा है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो यहीं से इतने ही नॉलेज से अपना काम बन सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg हैंग फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए रूम बाय स्ट्रिंग 2 मीटर इनसाइड इन ऑसिलेशन। बोल, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन, कि ये ऐसे एक रस्सी से, 2 मीटर लंबी रस्सी से एक बांस को बांध रखा है, ये रस्सी 2 मीटर की है और इसको मोशन में कर दिया तो ये ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे मोशन छोड़ दिया। स्पीड ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन यहां पर इज 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, what is the trajectory of bob if string is cut when bob is at one of its extreme position and its mean position। देखो कुछ डाटा दे रखा है, थोड़ा सा एडिशनल चीजें यूज कर रहा है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूं कि एक रस्सी जो है बेटा, उससे एक पार्टिकल बांध रखा होगा, तो वहां पे हम यदि कुछ वेलोसिटी दें
तो ये हो सकता है वर्टिकल सर्कल भी पूरा कर जाए। देखो एनसीईआरटी में दिक्कत यही होती है, एनसीईआरटी क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रॉपर सीक्वेंस से ही चलता है, उसमें क्वेश्चंस में एक, जैसे एनएलएम में देखो अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज कर रखा है, कई बार वर्क एनर्जी थ्योरम, कई बार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अलग अलग चीजें लगा देता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं, हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले कुछ चैप्टर्स तक की थ्योरी आपकी कवर होनी चाहिए, तभी चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ एक कंसेप्ट है, मैं समझा देता हूं, नहीं पता है तो किसी को, कि ये जो वेलोसिटी है रूट, यदि 5gl होता है, रूट 5gr, तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करता है, और यदि ये वेलोसिटी लेस देन रूट 2gr होती है तो ये मैक्सिमम 90 डिग्री तक जाता है, मतलब रूट 2gr होगी तो 90 तक जाता है, अदरवाइज उससे कम रहता है। चलो एक बार इस डाटा के हिसाब से रूट 2gr निकालते हैं, क्यों निकाल रहा हूं अभी समझ में आएगा। रूट 2g हो गया 10, r हो गया 2, तो ये आएगा 2√10। ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जो है 1 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, मतलब हमारी वेलोसिटी इससे कम है, एक ही है हमारे पास। तो इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, मतलब यहां कहीं तक जा रहा है, कुछ एंगल तक, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री तक जा रहा है, ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रहा। मेन जो फंडा है वो देने का यही है, इतना मैंने बता दिया आपको। अब तुम्हें सोचना है क्या, कि एक रस्सी को, एक यहां से पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ये यहां तक कुछ एंगल तक जाता है और फिर वापस आता है, फिर रुकता है, जाता है, फिर आता है, ऐसे। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, जहां ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल देते हैं। तो बोल रहा है कि यदि रस्सी को काट दिया जाए, पहला स्टेटमेंट है एक्सट्रीम पोजीशन पे काट दिया। सोचो यहां पे जब रस्सी आई तो रस्सी को काट दिया, इसका मोशन कैसा होगा, सोच के बताओ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ, क्या होगा। यदि बेटा यहां पे तुम रस्सी को काटोगे ना, यहां पे तुम रस्सी को काटोगे तो इसके पास वेलोसिटी यहां एक्सट्रीम पॉइंट पे हो जाती है 0, रुक जाता है, एक मूवमेंट पे आके यहां रेस्ट पे आता है और फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो यदि यहां से रस्सी काटोगे तो ये सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, जैसे किसी हाइट से ऐसे ड्रॉप नहीं कर देते, सेम एज इट इज ये ड्रॉप हो जाएगा। तो पहले केस में इसका जो मोशन है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको क्या लगता है कि सब ऐसे आएगा और यहां काटेंगे तो ये ऐसे उछल के जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां से ये ऐसे आ रहा है और सर ऐसे उछल के ऐसे गिर जाएगा, नहीं बेटा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा उस मोमेंट पे रेस्ट पे आ चुका होता है, यहां रस्सी काटोगे तो वहीं का वहीं नीचे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल में मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं है। इट विल बी जस्ट लाइक फ्री फॉल, कि यहां से गिरा दिया वर्टिकल। लेकिन यदि यहां पे काट दिया, यहां पे काट दिया बी पार्ट, तो इस सिचुएशन में जैसे मान लो यहां इधर आ रहा है, ऐसे जाके वापस आया, मीन पोजीशन पे काट दिया तो ये ऐसे जाएगा, मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है और थोड़ी देर में वर्टिकल में भी आएगी, तो ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोला। ये पैराबोला प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, तो ऐसे किसी हाइट से ऐसे ऐसे गिरेगा ये, लेकिन इसमें सीधा गिरेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है, इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये नीचे क्यों गया? क्योंकि ये रेस्ट पे था, नीचे फोर्स लगा तो नीचे ही गया। हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं था, कोई इनर्शिया मोमेंटम नहीं था, कुछ नहीं था, नहीं गया। वर्टिकल में फोर्स लगा तो नीचे गिर गया, लेकिन ये इधर गया, क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसके पास मोशन का इनर्शिया, ये लगातार इधर मोशन में रहना चाहता है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर। जब रस्सी ही काट दिया यहां पे, जब यहां पे रस्सी को ही काट दिया गया है, तो ये अब डायरेक्ट इधर जो इनर्शिया है, वो उस मोशन है, वो उसको रखेगा कंटिन्यू और नीचे गिरेगा फिर से, ठीक है।
चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए आते हैं वापस से थ्योरी पर। तो कुल मिला के क्या हमारे ये पहली बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो बाय इटसेल्फ नहीं चल सकता। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो बाय इटसेल्फ रुक नहीं सकता। कोई सीधा चल रहा है तो खुद से वो घूम नहीं सकता, हमेशा बाहर से फोर्स चाहिए। यहां नॉर्मली जब हम सोचते हैं तो एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है, क्यों सर ऐसा थोड़ना है, ये लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ये खड़ा हूं और ये चलने लग गया, मेरे को तो किसी ने आके धक्का नहीं मारा, मैं तो चलने लग गया, कैसे, मैं खुद से कैसे चल पा रहा हूं? पचती नहीं है ये बात। लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये है तुम खुद से नहीं चल पा रहे हो। ग्राउंड को तुम पीछे की तरफ धक्का मारे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट है यहां ग्राउंड, उसे धक्का मारा तुमने, जैसे तुम्हें फील नहीं होता लेकिन हल्का सा पुश करते हैं ग्राउंड को पीछे आगे बढ़ने के लिए, और ग्राउंड आपको उसका अपोजिट फोर्स आगे की तरफ लगा देता है और आप मोशन में आते हैं। ठीक है ना? ऐसे गाड़ी भी खुद से नहीं चलती, गाड़ी इंजन भी नहीं चलाता है, गाड़ी को चलाता है ग्राउंड का फ्रिक्शन। गाड़ी का इंजन उसको बस जबरदस्ती पुश करता है, जैसे तुम्हारा इंटरनल फोर्स मस्कुलर जो फोर्स है वो तुम्हें पुश करता है अर्थ को धक्का देने के लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी को फोर्स एक्सटर्नल देता है कौन? फ्रिक्शन। सेम ऐसे गाड़ी को भी एक्सटर्नल फोर्स कौन देता है? फ्रिक्शन, इसी से वो चलती है। यदि ग्राउंड को स्मूथ कर दिया जाए, बिल्कुल चिकना ग्राउंड हो और आप भागने की कोशिश करो तो आप बस वहीं पे ऐसे मूव करते रहोगे, आगे नहीं भाग पाओगे, आगे की तरफ नहीं भाग पाओगे। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, वो लो क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल आता है, ट्रेडमिल तुमने देखा होगा, ट्रेडमिल पे आदमी भाग रहा होता है लेकिन बस आगे नहीं भाग रहा होता, वहीं एक्चुअल में वो भाग नहीं रहा होता है, ट्रेडमिल पीछे जा रहा है। वो आदमी क्या है, पैर से उसको पुश करने की कोशिश करता है लेकिन उसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रेडमिल अपने आप ही पीछे चला जाता है, वो पहले से ही मोशन में होता है, तो वो पीछे धक्का दे ही नहीं पाता ट्रेडमिल को, बस वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए अपने पैरों को ऊपर उठाता रहता है बस, बल्कि ट्रेडमिल अपने आप पीछे जा रहा होता है। तो एक्चुअली बस हम हमारे पैर को उठाते हैं, आगे हमारे पर कोई फ्रिक्शन लगता ही नहीं है। फ्रिक्शन तो तब लगेगा ना आगे जब हम उसको पीछे पुश करेंगे, और वो पुश करने से पहले ही भाग जाता है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल का कंसेप्ट क्या होता है कि वो जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऐसे स्पीड से इधर चल रहा होता है, तो पीछे भाग रहा होता है। यदि वो रुका रहता तो हमारा पैर उसको पीछे पुश करता, लेकिन रुका नहीं है, वो चल रहा है, तो पुश करने का टाइम ही नहीं मिला और वो ट्रेडमिल अपने आप पीछे भागता जा रहा है, तो हमें आगे की तरफ फोर्स लगा ही नहीं, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाए, हम वहीं पे बस उछलते रहते हैं और ट्रेडमिल अपने आप घूमता रहता है। ठीक है ना? हमारी बॉडी पे आगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, हमारी बॉडी मोशन में ही नहीं आ पाती। सेम ऐसे यदि फ्लोर एकदम स्मूथ चिकना कर दिया जाए, एकदम चिकना फ्लोर कर दिया जाए, तो भी हम बस वहीं पे ऐसे आगे मोशन करने की कोशिश करते रहेंगे, आगे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दे रखा है, इसको मैंने यहां पे लगाया हुआ है इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है ना? ये रहा, चलो सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? बोल रहा है एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट ए कांस्टेंट रेट। इंटरस्टेलर मतलब ये एक्चुअल में ऐसी जगह जा चुका है जहां पे कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, अंतरिक्ष में। ठीक है? एट ए कांस्टेंट रेट 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है कि एक स्पेसशिप है, ये आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है, इसके पास तो इंजन है, थ्रस्टर है, मतलब गैस को भगा के पीछे, और ये आगे मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। लेकिन जो आदमी है वो इससे अलग हो गया, पैरासूट पहन के, पैरासूट क्या मतलब स्पेस सूट पहन के अलग हो गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट? इस एस्ट्रोनॉट का एक्सेलरेशन क्या होगा इंस्टेंट आफ्टर इज आउटसाइड द स्पेसशिप? जस्ट वो स्पेसशिप से नीचे आ गया, जस्ट वो स्पेसशिप से नीचे आ गया, तो अब जस्ट वो नीचे आ गया, अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0, 0 एक्सेलरेशन होगा। बेटा एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज है जो मतलब
इंस्टेंटेनियस होता है। ऐसा नहीं हो मतलब कि पुरानी बातें याद नहीं रखता, मेमोरी नहीं होती एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की कोई मेमोरी नहीं होती। ये क्या बोल रहे हो? ये इसके बोलने का मतलब है इस आदमी का जो एक्सेलरेशन है वो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि यह आदमी पहले कहां था। एक्सेलरेशन इस मूवमेंट का इस बात पे निर्भर करेगा कि अब फिलहाल वो किस कंडीशन में, जस्ट इस मूवमेंट पे किस कंडीशन में। क्या इस मूवमेंट पे इस पे कोई ऐसा है जो फोर्स लगाएगा? यदि आगे की तरफ हम चाहते हैं इसका एक्सेलरेशन हो, तो क्या कोई ऐसा है जो इस पे कोई फोर्स लगाएगा? नहीं, कोई नहीं है। ग्रेविटी यहां है नहीं, रस्सी इसने इसके बांध नहीं रखी, स्पेसशिप से फ्री हो गया, आजाद हो गया। अब कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, जीरो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन वही वेलोसिटी जो होती है ना, उसकी मेमोरी होती है। उसकी मेमोरी मतलब उसको फर्क पड़ता है कि तुम पहले कहां थे। यदि तुम स्पेसशिप से नीचे उतरोगे ना, तो स्पेसशिप के पास जो वेलोसिटी है वो एज इट इज तुम लेके उतरोगे, लेकिन इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो लेके नहीं उतर सकते। सिर्फ तुम वेलोसिटी लेके उतर सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि वेलोसिटी के पास मेमोरी होती है, एक्सेलरेशन के पास नहीं होता। एक्सेलरेशन उस मोमेंट पे डिपेंड करेगा कि फोर्स है या नहीं है। हाँ, वेलोसिटी जो है इस बात पे निर्भर करती है कि तुम कहां से कूदे हो। मतलब चलती हुई बस से जब हम नीचे जंप करते हैं तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस के साथ एक्चुअल में हमारी बॉडी भी चल रही होती है, मोशन में होती है, तो वो हम मोशन लेके उतरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जब मान लो हमने स्केटिंग मतलब इस व्हील लगा लिए पैर पे, पैरों पे व्हील लगा लिए, स्केटिंग बोर्ड हमने रख लिया और हम चलती हुई बस से नीचे उतर गए और बस छोड़ दिया। यदि बस लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो यदि हम नीचे उतर भी जाएंगे तो हम भी उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि बस एक्सेलरेट हो रही है और हम उससे उतर गए तो अब हम एक्सेलरेट नहीं होंगे, क्योंकि हम उससे कांटेक्ट छोड़ चुके हैं। अब हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो बस एक्सेलरेट करके आगे निकल जाएगी। हम एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वेलोसिटी रख सकते हैं। यहां एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्या? मान लो तुम एक स्पेसशिप में हो, ठीक है, स्पेस में चल रहे हो, जैसे इस स्पेसशिप है वो अंतरिक्ष में चल रहा है कहीं, और कुछ वेलोसिटी ले रखी है, एक्सेलरेशन नहीं ले रखा, थ्रस्टर वगैरह सब बंद है। तुम्हारी मान लो अपने क्रू के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कैप्टन ने कहा इसको उठा के बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो इसको, तो उन्होंने गेट खोला और तुम्हें बाहर छोड़ दिया। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? यदि तुम्हें गेट खोल के तुम्हें बाहर छोड़ देंगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम उस स्पेसशिप से गिरने लग जाओगे नीचे, या फिर तुम बस उस स्पेसशिप के पास साइड में खड़े रहोगे? कमेंट जवाब लिखो, कमेंट्स में लिखो जवाब इसका, कमेंट्स में लिखो इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा बेटा कुछ नहीं, तुम बस जैसे तुम्हें वो कहेंगे चलो बाहर निकल, जैसे गेट खोला तुम्हें बाहर छोड़ दिया, तो एक्चुअल में उस स्पेसशिप के साथ साथ मूव कर रहे हो। यदि वो स्पेसशिप 1,00,000 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो तुम भी 1,00,000 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहे हो, क्योंकि वो वेलोसिटी तुम्हारे पास है। जब तक वो थ्रस्टर ऑन करके एक्सेलरेट नहीं करेंगे तब तक वो तुमसे आगे नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आधे घंटे तक बाहर उसके स्पेसशिप के साइड में बैठे रहना, तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बैठे हो, लेकिन तुम बैठे नहीं होगे, उस स्पेसशिप के साथ चल रहे होगे। जब थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए, दरवाजा खटखटाना और वापस अंदर चले जाना। बस यही है, कहीं वो थ्रस्टर ऑन ना कर दे तो दिक्कत हो जाएगी, ऑन कर दिया तो ठीक है। चलो, ऐसा होता भी है कई बार। जब क्या होता है कि ये तुमने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई स्पेसशिप से कोई भी छोटा मोटा काम बाहर से करना होता है, तो वो सूट वगैरह पहन के और बाहर चले जाते हैं, तो एक्चुअल में उन्हें महसूस नहीं हो रहा था कि वो भी चल रहे हैं, लेकिन वो उस स्पेसशिप के बराबर वेलोसिटी से चल रहे होते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि हम तो आराम से रेस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट पे नहीं होते। जितनी स्पीड से वो स्पेसशिप चल रहा होता है उतनी स्पीड से वो भी चल रहा होता है, सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ चल रहा होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। ठीक है, आ जाओ। अब आता है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ की काफी बातें होगी, अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम को।
किसको समझना पड़ेगा? मोमेंटम को। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बताता है, फॉर्मूला तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन एक्चुअल में ये बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन, एक ऑब्जेक्ट में कितना मोशन छुपा हुआ है, इसे बताया जाता है मोमेंटम से। जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा मोशन। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहां दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मास भी और वेलोसिटी भी, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल इसने बता रखे हैं कि मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों का रोल है, जिसमें से एक एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों का रोल है। जैसे हम देखते हैं क्या वेलोसिटी का मोमेंटम में रोल है या नहीं, ये तो मानते हैं। जैसे एक ट्रक है और एक बाइक है, हमें दोनों को धक्का देना है, किसको आराम से भगा पाओगे? किसको आराम से भगा पाओगे? तुम कहोगे बाइक को। रीजन? मास कम है, ट्रक मास ज्यादा है, उसको मोशन में लाना मुश्किल है। लेकिन साथ साथ वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? दो चीजें तुम्हारे पास आ रही हैं, एक तो आ रही है बुलेट, वो तुम्हारे पास आ रही है जो 2-3 ग्राम की मुश्किल से होगी। एक दूसरा आ रहा है फुटबॉल, फुटबॉल तुम्हारी तरफ चली आ रही है, किसने किक मारा होगा, फुटबॉल तुम्हारी तरफ चली आ रही है। फुटबॉल मेरे ख्याल से 100 ग्राम की तो होगी, वो 2-3 ग्राम की, वो 100 ग्राम की है, ठीक है ना। लेकिन फुटबॉल तो आ रही है, उसको तो तुम ऐसे टक सर से हिट करके या लात से ऐसे हिट करके कैसे भी उसको हिट कर दोगे, उसको किक मारने की कोशिश करोगे। ये काम बुलेट के साथ क्यों नहीं करते? एक बार ट्राई करना, एक काम करना, बुलेट आ रही है और उसको सर से हिट करके टाक, वो खट चिथड़े उड़ा देगी तुम्हारी। क्यों भाई फुटबॉल ने क्यों नहीं किया? एक्चुअल में स्पीड का भी रोल है। बुलेट बहुत तेज स्पीड से आ रही होती है, बहुत तेज स्पीड से आ रही होती है, आके काफी ज्यादा मोमेंटम रखती है। कई बार तो ऐसा मूवी नहीं दिखाते डिचम और वो बॉडी को, आदमी को उठा के पीछे फेंक रहे बुलेट के साथ ही, तो वो इतना मोमेंटम लेके आती है। तो यहां वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मोमेंटम इसीलिए डिफाइन किया गया क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताने के लिए सिर्फ मास सफिशिएंट नहीं है, वेलोसिटी से भी क्वांटिटी ऑफ मोशन को डिसाइड किया जा सकता है। तो दोनों मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम डिफाइन किया गया। जितना ज्यादा मोशन देना है मतलब उतना ज्यादा मोमेंटम देना है, जितना कम मोशन देना है मतलब उतना कम मोमेंटम देना है, दैट्स ऑल। तो इसके बाद हम अब आगे से क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम से हम कंपेयर किया करेंगे, ठीक है ना। अब देखो चीजें देखना, यदि एक ऑब्जेक्ट के मोशन में छेड़छाड़ करनी है, मतलब उसके मोशन को बढ़ाना है या घटाना है, मतलब उसके मोमेंटम में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, उसके मोमेंटम को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, उसके मोमेंटम को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को देना है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देना है या उससे मोशन लेना है, छीनना है, तो हम फोर्स लगाते हैं। मतलब अब हम जो फोर्स लगाएंगे वो उसके मोमेंटम में छेड़छाड़ करेगा। यहां से ओरिजिन होता है न्यूटन सेकंड लॉ का। तो यहां अब न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट आता है। तो स्टेटमेंट ये रहा, आगे है स्टेटमेंट पे आगे आएंगे। पहले कुछ एग्जांपल बोल रहा है, एक एग्जांपल मैं और बताना चाह रहा हूं यहां पे। क्या तुमने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे, तो जब किसी बॉल को पकड़ते थे तो बहुत तेज हाथ में चोट लगती थी। लेकिन जब हम थोड़ा प्रोफेशनल सीख जाते हैं तो हम बड़े आसानी से, कितनी भी फास्ट बॉल आए उसको आसानी से कैच कर लेते हैं। तो तुमने देखा होगा जब हम कैच करते हैं तो जब नए नए होते थे तो वहीं के वहीं बॉल को पकड़ने की कोशिश करते थे, इससे काफी ज्यादा हिट होता था, हमारे हाथ पे चोट लगती थी। लेकिन वहीं जब हम थोड़े सीख जाते हैं तो उस बॉल को उस हाथ के पीछे बढ़ाते हैं ऐसे। तो एक्चुअल में क्या होता है, बॉल कुछ मोमेंटम, कुछ मोशन लेके आ रही है और उसके मोशन को रोकना है, चेंज करना है। तो हम क्या करते थे, बॉल को हाथ को पीछे लेके आते थे। इससे क्या होता है, टाइम इंटरवल बढ़ जाता है। हाथ को ऐसे पीछे लाने से उस बॉल के मोमेंटम को रोकने में जो समय लगता है वो बढ़ जाता है। तो टाइम इंटरवल बढ़ा तो उससे फोर्स कम हो जाता है। मतलब यहां मोमेंटम को चेंज करना, क्वांटिटी ऑफ मोशन को चेंज करना ही सफिशिएंट नहीं है फोर्स के लिए, कितना फास्ट करना है वो भी मैटर करता है। मतलब देखना, एक बॉल को वहीं का वहीं कैच किया, तुरंत से मोशन का मोमेंटम खत्म, सारा मोमेंटम तुरंत से खत्म। लेकिन एक बॉल को हाथ को पीछे करते ला करके रोका, इस बार समय ज्यादा लिया, मोमेंटम अभी भी हमने उतना ही चेंज किया।
बॉल जितना मोमेंटम लेके आ रही थी उतना ही लेके आ रही है, लेकिन एक केस में हमने समय ज्यादा लगाया, एक केस में हमने समय कम लगाया। मतलब समय यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम चेंज करते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। साथ ही साथ मतलब उस पर डिपेंड करता है, बट केवल उस पर नहीं, टाइम पे भी डिपेंड करता है। यहां से ओरिजिन होता है फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली और टाइम के इनवर्सली। यहां से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का ओरिजिन होता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स लगाना है तो हमें दो चीजें देखनी होगी कि उसके मोमेंटम में कितना चेंज करना है और कितना जल्दी चेंज करना है। जैसे एक मैं जोरदार हाथ घुमाते हुए तुम्हारे गाल पे एकदम से धड़ा, बहुत जोर से फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। लेकिन वहीं यदि मैं हाथ लाया और अचानक से तुम एक जगह रोकने की बजाय तुमने क्या किया, ऐसे पीछे लेके गए हाथ को, ऐसे पीछे लेके गए, उतना चोट नहीं लगता, ऐसे ज्यादा चोट लगता है क्योंकि तुमने मोमेंटम तो रोका लेकिन टाइम बढ़ा दिया। तो टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा। इस चीज का यूज हम बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह करते हैं। ये क्रिकेट वाला बॉल वाला एग्जांपल बताया ही, और बताता हूं। जो हाई जंप, हाइट से जंप करते हैं वो नीचे कुशंस लगाते हैं या मिट्टी होती है, रेत होती है। हाई जंप पर जो होते हैं वहां मिट्टी बिछाई जाती है, कुशंस लगाए मतलब गद्दा लगाया जाता है। तो जब हम गद्दे पर गिरते हैं तो हमारी चोट उतनी नहीं लगती, फोर्स कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम इंटरवल बढ़ा देता है उस मोमेंटम को खत्म करने का। लेकिन यदि उतनी हाइट से हम एकदम टाइल्स के ऊपर गिर जाएं, पत्थर पे गिर जाएं, अरे भाई कमर टूट जाएगी। कारण उसमें फोर्स ज्यादा लग जाएगा, मोमेंटम दोनों में बराबर चेंज हो रहा है लेकिन टाइम का खेल हो जाता है। कराटे वाले यूज करते हैं, धड़ाक तोड़ दिया, तुम करोगे हाथ टूट जाएगा। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, स्पीड से हाथ को लाते हैं और अचानक से हिट करते हैं और टूट जाती है, ज्यादा फोर्स लगता है। वहां भी वो यूज है। जो एग्जाम्पल हमने यहां लिखा था ना, ये रहा, मैंने कहा था बाद में करवाऊंगा, ये वाला, ये वाला। अब सोचो इसके बारे में। प्रोसेलिन ऑब्जेक्ट मतलब अरे वो चिकनी मिट्टी के घड़े वगैरह जो होते हैं ना, वैसे जो भी चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं, ऐसे मटका टाइप में कोई चीज ऐसे समझ लो, ठीक है ना। उनको पेपर में या स्ट्रो और मतलब गद्दे के बीच में उनको रखा जाता है। बबल्स वाला जो आता है, एक कोई भी टूटने वाली चीज होती है उसको बबल्स वाले उसमें पन्नी में लपेटा जाता है। उससे क्या होता है, जब भी वो कहीं हिट करता है तो सडन हिट नहीं होता, आराम से हिट करता है। जैसे हम एक स्टील बॉल को टाइल पे गिराएंगे, टाइल टूट जाएगी, लेकिन एक रबर बॉल को टाइल पे गिराएंगे तो टाइल नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि वो हल्का सा क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो बस पूरा खेल इस टाइम इंटरवल का ही है, पूरा खेल इस टाइम इंटरवल का ही है। ठीक है, चलो वापस आते हैं इस पे। अब ये क्या कह रहा है, देखो, सपोज ए फिक्स्ड फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस। अब ये थोड़ी दूसरी कहानी बता रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है अलग अलग मास के, दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मास के, दोनों पे बराबर फोर्स लगाया सर्टेन इंटरवल टाइम के लिए, एक फिक्स फोर्स लगाया, बराबर टाइम के लिए लगाया। द लाइटर बॉडी पिक्स अप ग्रेटर स्पीड देन हेवियर बॉडी, हाउएवर at the end of the time interval observation shows that each body acquired the same momentum। देखो ये क्या बोल रहा है, हमें क्या लगता है कि यार एक बात बताओ, एक साइकिल है और एक कार है, हमने डिसाइड किया धक्का मारेंगे, साइकिल नहीं चलो मोटरसाइकिल ले लेते हैं, एक मोटरसाइकिल है और एक कार है, हमने डिसाइड किया धक्का मारेंगे। तो हमने क्या किया, उसको पीछे से धक्का मारना शुरू किया, फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बाइक पे इन पे। तो हम धक्का मारेंगे उसको, मान लो हमने 10 सेकंड के लिए धक्का मारना है। मोटरसाइकिल को धक्का मारा, ज्यादा स्पीड गेन कर लेता है। उसने ही फोर्स से कार को 10 सेकंड के लिए धक्का मारा, वो मुश्किल से धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है। हमें लगता है कि हमने ज्यादा मोशन किसको दे दिया, मोटरसाइकिल को। लगता है ना, लगता है ना कि हमने ज्यादा मोशन मोटरसाइकिल को दे दिया। लेकिन देखो ये लाइन बोल रहा है स्पष्ट कि मोशन मतलब मोमेंटम दोनों को सेम मिलेगा। जितना मोमेंटम मोटरसाइकिल को मिलेगा उतना ही मोमेंटम कार को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने बराबर फोर्स बराबर टाइम के लिए लगाया है।
तो फॉर्मूला भी पढ़ा था, F इज इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P बेसिकली होता है F इंटू डेल्टा T। यदि बराबर फोर्स बराबर टाइम के लिए लगाया तो मास से फर्क ही नहीं पड़ता, मोमेंटम बराबर मिलता है। हां, बाइक के केस में स्पीड ज्यादा होगी लेकिन उसका मास कम है, कार के केस में स्पीड कम है लेकिन उसका मास ज्यादा है। मोमेंटम दोनों को क्या मिलता है? बराबर। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बना के चकमा दे सकता है एग्जाम में कि एक फिक्स मैग्नीट्यूड का फोर्स बराबर टाइम के लिए लगाया जाए दो ऑब्जेक्ट पे, एक हल्का है एक भारी है, तो दोनों में से ऑब्वियस सी बात है हल्के वाले को स्पीड ज्यादा मिलेगी लेकिन मोमेंटम दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ध्यान रखने वाली बात है। Thus, the force for the same time causes the same change in momentum for different bodies. ठीक है, क्लियर? ये एक अच्छा स्टेटमेंट था, मैंने हाईलाइट कर दिया है, ध्यान रखना, यहां क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर ये दूसरे एक एग्जांपल से भी बता रहा है कि देखो मैटर ये ही नहीं करता कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है फोर्स के लिए, कितना फास्ट चेंज करना है उतना ज्यादा फोर्स लगाया जाता है। तो उसको एग्जांपल से बताया कि रस्सी से एक पार्टिकल बांधा, धीरे धीरे घुमाते हैं तो हमारे हाथ पे जोर कम आता है, लेकिन उसको तेज घुमाना है, स्पीड से घुमाना है, तो हम उसके मोमेंटम को बहुत तेजी से चेंज कर रहे होते हैं, इधर लगातार डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं, तो हमारे हाथ पे बहुत ज्यादा जोर आता है। ज्यादा ही जोर से घुमा दिया तो हो सकता है रस्सी वैसे टूट जाए। तो फोर्स जो है कुल मिला के चेंज इन मोमेंटम पे भी और साथ साथ उसमें जो लगा टाइम है उस पर भी डिपेंड करता है। यहां से फाइनली फॉर्मूला निकलता है F इज इक्वल टू डेल्टा dp बाई dt। F इज इक्वल टू dp बाई dt, जिसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है। एक्चुअल में थोड़ा सा खेल अलग होता है, मैं बता देता हूं। यहां पे मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को। जो फोर्स होता है वो dp बाई dt होता है, बिल्कुल सही है। एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ये है। अब इसका केस क्या है? फोर्स जो होता है d बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। अब दो केस बनते हैं। जब मास कांस्टेंट हो, मास यदि कांस्टेंट होता है तो F आ जाएगा d, मास बाहर आ जाएगा, इंटू dv बाई डी टी, जो कि होता है एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा एक होता है कि यदि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन मास चेंज हो रहा है तो F इज इक्वल टू आ जाएगा dm बाई डी टी इंटू वी। किस रेट से मास चेंज हो रहा है इंटू स्पीड। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसको फोर्स नहीं चाहिए। बात ये केवल तब सही है जब उसका मास कांस्टेंट है, लेकिन मास चेंज हो रहा होता है तो उसको फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एक ट्रेन है, किसी टनल से गुजर रही है और उसमें से हम मिट्टी डालते जा रहे हैं ट्रेन में, तो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो भी उसको फोर्स की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम उसमें मिट्टी डालेंगे वो भारी होती जाएगी तो उसको मोमेंटम ज्यादा हो जाए, मतलब सेम वेलोसिटी से चलने के लिए ज्यादा मोमेंटम रखना पड़ेगा। हल्का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, मास बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि दोनों चेंज हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। मास कांस्टेंट तो ये, वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये, दोनों ही कांस्टेंट नहीं है तो ये लगाएंगे d बाई डी टी ऑफ mv, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट में रेट ऑफ चेंज। ये होता है फोर्स। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये देखो, एक क्रिकेट बॉल है 150 ग्राम की, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है। होमवर्क में क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही आसान। चेंज इन मोमेंटम जो होता है ये होता है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सोल्व करना है, आंसर कमेंट में बताना है। आसान है, सब दे रखा है, आराम से निकाल सकते हो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सोल्व करके कमेंट में आंसर लिख दो अभी, बाद के लिए मत छोड़ो, अभी लिख दो तब आगे बढ़ना। ठीक है, चलो एक बार थोड़ी सी कहानी और पढ़ेंगे फिर आएंगे इस पे। ठीक है ना, थोड़ी सी और कहानी पढ़ के फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ, देखो कहानी पढ़ने के लिए हम यहां बैठे हैं, वो ही इंपॉर्टेंट है। ये तो स्टेटमेंट वो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज एक्ट। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पे
जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज के, और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम चेंज होगा। यदि ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगाओगे तो उसका मोमेंटम में चेंज इधर आएगा, यदि फोर्स इधर लगाओगे तो उसके मोमेंटम में चेंज इधर आएगा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे उसके मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन भी वो ही होगी। ठीक है, तो यहां ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमारे काम की जो बातें हैं, जहां से क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, उसको घुमा घुमा के स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कुछ, सबको पढ़ते हैं। इन द सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू जीरो इंप्लाई मीन ए इज इक्वल टू जीरो। बोल रहा है कि सेकंड लॉ है, इसमें देखो यदि मैं एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूं, तो यदि मैं कहूंगा कि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता। ये तो फर्स्ट लॉ होता है। तो वही बोल रहा है द सेकेंड लॉ इज ऑब्वियस कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के अंदर पहला लॉ छुपा हुआ है इनडायरेक्टली, कि यदि एक ऑब्जेक्ट पे जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तब तक उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ, इट इज इक्वलेंट टू द थ्री इक्वेशंस। बोल रहा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए जो है ये अपने आप में तीन इक्वेशन रखता है। तीन कौन कौन सी? एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में और एक जेड डायरेक्शन में। हम एक ही ऑब्जेक्ट पे तीन डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के तीन वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स का, वाई का और जेड का अलग अलग इंडिपेंडेंट निकाल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। कहने का मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में मूव करे। यदि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स में मूव कर रहा है तो एक्स डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, सिर्फ वाई में मूव कर रहा है तो वाई डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, सिर्फ जेड में मूव कर रहा है तो सिर्फ एफ इज इक्वल टू एम ए जेड डायरेक्शन में लगा देंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं। सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, चलो यहां आओ अब अगले स्टेटमेंट पे। ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये आप पढ़ नहीं सकते हो पर मैं बता देता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि F इज इक्वल टू एम ए में हम जब पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है ना उस पे तो बड़ा आसान काम है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उस पॉइंट पे फोर्स और उसका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। लेकिन बड़ा ऑब्जेक्ट, रिंग है, डिस्क है, रोड है, स्फीयर है, बड़े साइज का ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में F इज इक्वल टू एम ए कैसे लगाएंगे? तो ये बोल रहा है कि F होगा उस पूरे बड़े ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, बड़े ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स, नेट बाहर से कितना लग रहा है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्या होता है, बड़े ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन में भी अलग अलग हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे बढ़ता हूं ऐसे, तो मेरा ये हाथ अलग डिस्टेंस पे गया, ये आगे गया, ये पीछे गया, बॉडी आगे गई है, हर पार्ट हो सकता है अलग अलग एक्सेलरेशन रखे। जैसे एक पहिया रोल करता हुआ जा रहा है तो कॉन्टेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट सबसे तेज चल रहा होता है, ये अलग अलग पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा होता है, तो किसका एक्सेलरेशन लें? तो यहां आता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे F इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं तो नेट फोर्स तो एक्सटर्नल हो गया, मास उस पूरे ऑब्जेक्ट का हो गया, और एक्सेलरेशन लेंगे उस पॉइंट का जो कि सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए जब बड़े ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे तो ए सेंटर ऑफ मास का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, यही बात यहां पे बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये रहा देखो, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए लोकल रिलेशन विच मीन्स दैट force F at a point in space, location of particle at a certain instant of time is related to A at that point at that instant। क्या बोल दिया, अंग्रेजी बहुत खतरनाक कर दी। The second law of motion is a local relation which means the force F at a point in space at a certain instant of time is related to A at that point and that instant। बोल रहा है कि भाई देखो, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि तुम्हें यदि मान लो किसी एक्सेलरेटेड स्पेसशिप से बाहर निकाल दिया जाए तो बाहर निकालने के बाद आपका एक्सेलरेशन इस बात पे निर्भर नहीं करता कि तुम पहले कहां थे, सिर्फ वो उस मोमेंट पे निर्भर करता है कि तुम अब कहां हो।
इस समय इस जगह तुम्हारे ऊपर फोर्स है या नहीं है तो एक्सेलरेशन है, नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। पहले तुम कहां थे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम कहां हो तो अब तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या है उस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नाउ। इस समय का एक्सेलरेशन, यहां का एक्सेलरेशन यहां के फोर्स और इस समय के फोर्स से निकाला जाता है, नॉट बाय एनी हिस्ट्री ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। पुरानी हिस्ट्री से नहीं निकाला जाता कि पहले यार ये उस गाड़ी में चल रहा था तो इसका एक्सेलरेशन अभी भी उतना रहेगा, नहीं। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो मुझे पता है तुम्हें इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत है, मैं लेके आया हूं, एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है क्वेश्चंस में। देखो, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। डिफरेंट केस दे रखे हैं। पहला केस दे रखा है 0.1 kg पे अपने को नेट फोर्स निकालना, ठीक है। पूरा जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम ए विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन खड़ी हुई है, तुमने ट्रेन में से पत्थर को गिरा दिया, बताओ नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स क्या आएगा? mg 0.1 इंटू 9.8 मतलब 0.98 न्यूटन, दैट विल बी नेट फोर्स। रुकी हुई ट्रेन से तुमने गिरा दिया, वो गया, वो तुम्हारे हाथ से छूट गया, अब उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगा रही और कोई नहीं है। बी वाले का जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। इस बार तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई ट्रेन से तुमने उसको गिराया है, फिर से आंसर वही mg। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कहां से गिराया, रुकी हुई ट्रेन से गिराया या चलती हुई ट्रेन से गिराया, फोर्स इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि कहां से गिराया, तुमने गिरा दिया, बस उसको गिरा दिया, अब वो हवा में गिर रहा है, सिर्फ उस पे ग्रेविटी है, अभी भी उस पे mg ही फोर्स लगेगा। तीसरा केस, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोल रहा है कि इस बार वो ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट भी कर रही है। फिर हमने कहा कि फोर्स की कोई मेमोरी नहीं होती है कि कहां से गिराया, वो ट्रेन क्या कर रही थी, तुमने गिरा दिया, फोर्स अभी भी mg है, फोर्स अभी भी mg है, चाहे वो एक्सेलरेट कर रही थी या नहीं कर रही थी, मुझे नहीं मतलब, तुमने तो गिरा दिया, अब उससे कॉन्टेक्ट छूट चुका है, उसको ट्रेन की कोई मोह माया नहीं है। डी ऑप्शन देखना, डी ऑप्शन, lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to train। अब बोल रहा है कि इस बार गिराया नहीं, इस बार वो ट्रेन में ही रखा है। अब सोचो यदि वो ट्रेन में रखा है और ट्रेन के साथ चल रहा है, तब तो है ना भाई उसकी ट्रेन, गिराने के बाद तो उसका कुछ नहीं था, ट्रेन से कोई लेना देना, लेकिन यदि वो ट्रेन में रखा है तो ट्रेन उस पर फोर्स लगाएगी। ये तीन सिचुएशन अलग है, ये अलग है। इस बार वो ट्रेन के ऊपर चलेगा, इस बार वो ट्रेन के साथ साथ चलेगा, और यदि ट्रेन एक्सेलरेटेड है मतलब वो ब्लॉक भी एक्सेलरेटेड है, तो इस बार उस पे जो फोर्स लगेगा नेट सुनना, नेट पूछा है उसने, तो इस बार mg अभी भी लग रहा है, लेकिन नॉर्मल इसको कैंसिल कर देगा। इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो ग्राउंड का, इस ट्रेन का फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन ही नेट होगा जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मास है 0.1, एक्सेलरेशन है 1, तो इस बार 0.1 न्यूटन लगेगा। तुम्हें लगा होगा ना नेट फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा नहीं लगा, कम लगा, क्योंकि नॉर्मल mg को कैंसिल कर दिया, तो ट्रेन का जो नेट, इस बार जो नेट फोर्स है इस पे वो 0.1 न्यूटन लगा। तो खेल देख रहे हो, यदि आप ट्रेन के कांटेक्ट में हैं तो ही ट्रेन आप पे फोर्स लगाएगी, यदि आप ट्रेन के कांटेक्ट में नहीं है तो ट्रेन फोर्स नहीं लगा रही, आप फ्री फॉल हो रहे हैं तो mg लग रहा है, बस दैट इज नेट फोर्स। ठीक है,
एक और करो, एक और करो, एक और करो। ए पेबल ऑफ मास, पेबल मतलब पत्थर नहीं आता क्या नदी वदी में जो आते हैं ऐसे गोल मटोल से पत्थर, वो of mass 0.05 kg is thrown vertically upward, give the direction and magnitude of net force on the pebble। बोल रहा है कि एक पत्थर को तुमने ऊपर की तरफ फेंक दिया तो इसके ऊपर फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है। फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन mg, किधर, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन अभी भी mg, वो भी डाउनवर्ड। बेटा ये ऊपर जाए या नीचे जाए, तुमने तो फेंक दिया ना हवा में, तो अब सिर्फ उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, तुम तो लगा नहीं रहे हो, तो mg एट द हाइएस्ट पॉइंट वेयर इट मोमेंटरली एट रेस्ट, दैट इज ऑल्सो mg। चाहे वो हाईएस्ट पॉइंट हो, चाहे उससे नीचे हो, चाहे उससे ऊपर, कहीं भी हो हवा में है, तो नेट फोर्स उस पर mg होगा। Do your answer change if the bubble thrown at an angle 45 degree with the horizontal? No, नहीं चेंज होता। यदि तुम उसको सीधा ऊपर फेंकने की बजाय एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी देते, तब भी उस पर सिर्फ इकलौता फोर्स mg लग रहा होता। हर समय उस पर mg फोर्स लग रहा होता, तब भी हमारा आंसर चेंज नहीं होता। ऊपर फेंको, हाइट से नीचे फेंको, प्रोजेक्टाइल में फेंको, आंसर mg रहेगा फोर्स, वो सिर्फ ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही होती है, आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर? चलिए ये हो गया। अब एग्जांपल 4.2 भी कर लेते हैं। 4.2 भी देखो मैंने यहां रखा हुआ है, ये रहा, डू इट, डू इट। A bullet of mass 0.04 kg moving with speed 90 meter per second enter a heavy wooden block and stopped after a distance 60 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि 0.04 kg की एक बुलेट है, 90 मीटर पर सेकंड से चल रही है, स्टॉप्ड आफ्टर 60 सेंटीमीटर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला पड़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस का, क्या होता था, u²/2a, a होता है रिटार्डेशन। तो बोल रहा है 60 सेंटीमीटर पे रुक गई, 60 सेंटीमीटर को मीटर में लिखो 0.60, u कितना है 90 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, क्या a आ जाएगा, 8100 बटे 2 गुना 0.6, कितना आ जाएगा, ये आएगा 81,000 बटे 2 गुना 6, 6 कम 6, 7 8 2, 21, 6 18, 19 20, 21 3, 30, 6 5 30, 0 0 बटे 2। तो एक्सेलरेशन आएगा 2 6 12, 1 2 7 14, 1 2 5 10, 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना चाहिए, फोर्स पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 0.04, एक्सेलरेशन कितना है 6750, सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन ये सिर्फ मोशन के क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है, पूरा खेल इसमें एक्सेलरेशन निकालने का था। जब एक्सेलरेशन आ गया इसका, जब एक्सेलरेशन आ गया इसका, तो फोर्स कोई बड़ी बात नहीं है, F = ma करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो और लो और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। और देखो एक ये रहा, बोल रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, 3 किलो की ऑब्जेक्ट है, चेंजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। The direction of motion of the body remains unchanged, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। What is the magnitude and direction of force? एक ऑब्जेक्ट है 3 किलो का, जो कि इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर बाद ये इधर ही चलने लग गया 3.5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाया है, तो कांस्टेंट फोर्स लगाया है तो इसका कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं।
तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, इनिशियल दे रखा है, फाइनल दे रखा है, टाइम दे रखा है, लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हो गया 3.5, u हो गया 2, a निकालना है, टाइम हो गया 25 सेकेंड। बता a कितना आ गया, 1.5 बटे 25, 5 तिया 15, 5 5 25, ये आ गया। फोर्स कितना आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 किलो, एक्सेलरेशन कितना है 0.3/5, 0.9/5 कितना आ जाएगा 0.5 एकम 5 4 5 8 5 40 हाँ न्यूटन। F इज इक्वल टू 0.18 न्यूटन आंसर। V इज इक्वल टू यू प्लस 80 से एक्सेलरेशन निकाले, F इज इक्वल टू फोर्स निकाले। इसका एक और तरीका है, पता है, एक और तरीका है। ऐसे केस में सीधा ये भी लगा सकते हो, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। डेल्टा पी क्या लिखोगे, मास इंटू डेल्टा वी अपॉन टाइम डेल्टा टी। तो मास कितना है 3 किलो, डेल्टा वी 2 था 3.5 हो गया, तो चेंज आ गया 3.5 - 2। टाइम कितना लगा 25 सेकेंड। 3.5 - 2, 1.5 गुना 3 4.5 बटे 25, तो ये आंसर आ जाएगा 5 5 25, 5 नाम 45, 0.9 बटे 5। देख लो वही आ गया, वही आ गया 0.18 न्यूटन। सेम आ गया, दोनों तरीका सही है, एक ही बात है एक्चुअल में, बस तुम्हारे मर्जी है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लगा लो, या पहले एक्सेलरेशन निकाल लो फिर F इज इक्वल टू ma लगा दो। ओके, दोनों सही है। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ये लो। हाँ, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से मत डरना, लैंग्वेज से मत डरना, पढ़ो, पॉज करो वीडियो को, सोल्व करो, आंसर निकालो। डू इट, डू इट भाई, करो, अभी करो, पॉज करो, सोल्व करो, आंसर निकालो। The driver of three-wheeler moving with a speed 36 km/h sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4 seconds। बोल रहा है एक टेम्पो वाला है, वो 36 km/h से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 36 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। 36 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 4 सेकंड में रोक दिया, 4 सेकंड में रोक दिया। तो ये इनिशियल है, फाइनल क्या होगी 0। टाइम कितना है 4 सेकंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। v कितना हो गया 0, u कितना है 10, a निकालना है, इंटू टी कितना है 4, तो a कितना आ गया, ये आ गया -10/4, मतलब -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। तो बोला व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डेशन से जो फोर्स आएगा वो रिटार्डिंग फोर्स है ऑन द व्हीकल ऑफ मास 3 व्हीलर। अब बोल रहा है 400 किलो का तो 3 व्हीलर है और 65 किलो का आदमी भी है, तो बताओ फोर्स तो देखो 3 व्हीलर पे लगा है, फ्रिक्शन तो 3 व्हीलर पे लगा है, लेकिन मैं सिर्फ 3 व्हीलर का मास लूं या ड्राइवर का भी लूं। देखा जाए तो ड्राइवर भी तो ऑटो में बैठा है, जैसे ही ब्रेक लगाएगा ऐसा तो है नहीं ड्राइवर तो चलता रह जाएगा और ऑटो रुक जाएगा, दोनों रुके ना, तो मास दोनों का लेंगे, मोमेंटम दोनों का खत्म हुआ है तो टोटल मास लेंगे। तो इस बार जो F आएगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 465, एक्सेलरेशन कितना है 2.5, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ये माइनस का आएगा एक्चुअल में, ये माइनस का आएगा, ये किसका आएगा माइनस का। माइनस का फोर्स आने का मतलब है रिटार्डिंग फोर्स है, तो तुमसे रिटार्डिंग फोर्स पूछा है तो तुम्हें माइनस नहीं लगाना है, आंसर में मैग्नीट्यूड वाला लिखना है, क्योंकि रिटार्डेशन वो पूछा है रिटार्डिंग फोर्स है, तो आंसर प्लस का ही लिखोगे। तो 465 तो मास हो गया
और एक्सेलरेशन 2.5 आ गया। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मास लेना है क्योंकि दोनों का मोमेंटम खत्म हुआ, तो फोर्स तो दोनों के मोमेंटम को खत्म कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि ब्रेक लगा के और साइड में वो भागता रह जाए और ऑटो वाला रुक जाए, वो गलत, वो अलग बात है। ऐसा होता है, हाँ? ले, हाउ डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, ये होमवर्क में आपके लिए। फिर बता रहा हूं, इस बार उल्टा है, इस बार फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है तो एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन पता है, रिटार्डिंग फोर्स है तो वो एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। तुमसे स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, कमेंट में आंसर लिखना। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, u²/2a, u दे रखा है, a निकालो, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, देखो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 magnitude and direction of acceleration of the body। ये थोड़ा सा वेक्टर में खेलना चाह रहा है, खेल लो भाई, खेल लेने तो कोई बात नहीं। 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, बोल रहा है दो फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 6 न्यूटन। तो डायरेक्शन जब अलग अलग हो तो वेक्टर में यूज कर लिया करो। तो फोर्स जो आएगा इसको वेक्टर में लिख लो, 8i प्लस 6j। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन आ जाएगा F/m, 8i प्लस 6j बटे 5, ये एक्सलरेशन आ जाएगा। कोई पूछे मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये लो भाई मैग्नीट्यूड 8, इसका मैग्नीट्यूड होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 एच डिवाइड कर दो तो ये आएगा 10/5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में बेटा 8 और 6 जो है ना, दोनों का नेट फोर्स 14 नहीं होगा। जब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में हो तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर एडिशन नहीं होता है फोर्स का। ऐसा नहीं कि 8 इधर 6 इधर तो टोटल 14 हो गए, नहीं, वेक्टर से निकलता है। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रूट ओवर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर का रूट आएगा 10, तो नेट फोर्स 10 है, मास 5 है, एक्सेलरेशन 2 आएगा। किधर की तरफ आएगा एक्सेलरेशन? जैसे इन दोनों का नेट फोर्स यदि इधर आएगा तो एक्सेलरेशन भी इधर आएगा। ठीक है, ये बात है, ये ध्यान रखना चाहिए जब अलग अलग डायरेक्शन में दे दे तब। एक ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड सडनली टर्न्स वेस्टवर्ड विद सेम स्पीड टू अवॉइड अपोनेंट। पहले चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, अचानक से वेस्ट में मुड़ गया, नॉर्थ में चलता चलता वेस्ट में मुड़ गया, ठीक है, 90 डिग्री से। तो जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दे बेटा ऐसे बना लो, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ईस्ट को हम लिखते हैं आई कैप से, तो वेस्ट हो जाएगा माइनस आई कैप, नॉर्थ हो गया जे कैप, तो साउथ हो गया माइनस जे कैप। ठीक है, हाँ, स्पीड सेम है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी लिखता हूं, हमसे क्या पूछा है? फोर्स पूछा है। फोर्स कैसे निकालें? फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर, किस डायरेक्शन में लग रहा है बोला है, किस डायरेक्शन में, हमसे कितना फोर्स लग रहा है वो नहीं पूछा, किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स वेक्टर होता है डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होगा डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम में चेंज, चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन में आया था स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे, जब एनसीईआरटी, कि फोर्स हमेशा मोमेंटम में चेंज की डायरेक्शन में होता है। बस डेल्टा पी निकालना है। तो देख इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं पी इनिशियल, पी इनिशियल बताओ क्या आएगा? पहले किधर चल रहा था? नॉर्थ में, इधर, तो मास m मान लिया और वेलोसिटी नॉर्थ में है mv j कैप। फाइनल मोमेंटम, मास अभी भी उतना ही,
स्पीड अभी भी उतना ही, लेकिन किधर, वेस्ट में, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप। तो डेल्टा पी हमेशा होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल तो क्या है, एम वी माइनस का आई कैप, इसमें से माइनस कर दो इनिशियल क्या है, एम वी जे कैप। तो डेल्टा पी वेक्टर जो आएगा, एम वी तो बाहर आ जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। बताओ ये डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो इन दोनों की जो नेट डायरेक्शन आएगी वो बीचों बीच इधर आएगी। इसे बोलते हैं साउथ और वेस्ट के बीचों बीच, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर विल बी साउथ वेस्ट। कौन लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा या मसल्स लगाएंगी, कौन लगाएगा, उसको घुमाने के लिए फोर्स किसने लगाया होगा, सर मसल्स नहीं लगाया होगा, मसल्स इंटरनल हैं, इंटरनल फोर्स उसे नहीं घुमा सकता। यदि ग्राउंड स्मूथ होता तो वो घूम ही नहीं पाता, जाके टकरा जाता, समझ रहे हो। तो घुमाया, घुमाने के लिए मसल्स तो उसके पास तब भी थी। मान लो नीचे कीचड़ है, कीचड़ में नहीं घूम पाएगा, वो कीचड़ में गिर जाता है, क्यों, मसल्स तो वहां भी थी उसके पास। तो घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल मसल्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, और वो यहां फ्रिक्शन है, वो यहां फ्रिक्शन है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, जिधर मोमेंटम में चेंज उधर ही फोर्स की डायरेक्शन। मोमेंटम में चेंज साउथ वेस्ट में है, फोर्स भी साउथ वेस्ट में है। कौन लगाएगा, एक्सटर्नल, जो यहां फ्रिक्शन है, जो यहां पे फ्रिक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर, क्लियर। हाँ, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, मतलब डाटा अलग है। याद है एक कार से उसने एक पत्थर को गिराया, कार एक्सेलरेट हुई थी, सेम ऐसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। ईयर मेरे को ध्यान नहीं है, बट एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा है कि गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, कुछ देर तक चलती है, फिर एक बॉल को गिराता है, और बॉल को गिराता है तो बॉल के गिराने के मतलब 4 सेकंड पे शायद गिराता है, और 6 सेकंड पे वो पूछ रहा था कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सेम एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा किस ईयर का क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप ईयर कमेंट में करना कि इस ईयर का क्वेश्चन था। एग्जैक्टली देखो एनसीईआरटी का डाटा चेंज किया है। चलो करते हैं, करते हैं। ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये लो भाई ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट से t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रखता है 10 सेकंड पर। ये लो 10 सेकंड हो गए, यहां 10 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी आ चुकी होगी इसकी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, u 0 a2 टाइम 20 मीटर पर सेकंड आ चुकी है। यहां से एक बॉल को रिलीज करता है, स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ट्रक, यहां से एक ड्रॉप करता है। तो देखो जस्ट वो जब ड्रॉप करता है, मैं यहां बना देता हूं उसको, तो इस डायरेक्शन में तो u 0 है, y डायरेक्शन में तो इधर तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन इस डायरेक्शन में ये 20 मीटर पर सेकंड जो ट्रक की वेलोसिटी है वो इस बॉल के पास भी होगी। मैंने बोला था ना, पार्टिकल जो है उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी लेके जाएगा, जितने से वो ट्रक चल रहा है वो पत्थर भी उतने से चल रहा होता है हॉरिजॉन्टल में। ट्रक वर्टिकल में नहीं चल रहा है तो पत्थर वर्टिकल में नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही गिराते हैं इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अब खत्म हो जाएगा। वो ट्रक के पास था, बॉल के पास नहीं आएगा, पत्थर के पास नहीं आएगा, लेकिन पत्थर अब फ्री फॉल होगा जी एक्सेलरेशन से। बेटा एक्सेलरेशन और फोर्स की मेमोरी नहीं होती, बोला था ना, ट्रक के पास एक्सेलरेशन है और इस पत्थर के पास वो एक्सेलरेशन तब तक रहेगा जब तक उस आदमी ने इस पत्थर को पकड़ा हुआ है। जैसे ही पत्थर छूटेगा ये ट्रक वाला एक्सेलरेशन अब इस पे लगना बंद हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो ये कांस्टेंट 20 हो जाएगी इधर। लेकिन वर्टिकल में अब ग्रेविटी mg गिराएगा, फ्री फॉल होगा। तो बोला है कि 10 सेकंड के बाद इसने गिराया, 11 सेकंड पे पूछा है वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन। तो देखो t इक्वल टू 11 सेकंड
मतलब 1 सेकेंड आफ्टर रिलीज, छोड़ने के 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद देखो ये ऐसे गिरेगा, 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी इधर 20 मीटर पर सेकेंड अभी भी होगी, लेकिन इसको वर्टिकल में 10 मिल जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। और नेट जो इसका है वो इधर की तरफ आएगा। कितना आएगा नेट? √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 500 तो 10√5 मीटर पर सेकेंड। पूछे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? जी, किधर? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। जिसने एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन पहले किया होगा वो एग्जाम में मजे मजे में करके आएगा, नहीं किया होगा तो वो उस समय सोचो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और देखो प्रॉपर एनसीईआरटी में दे रखा है और एज वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, इनका बेनिफिट है। एक तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, हम ज्यादा समय थ्योरी में भी नहीं, क्वेश्चंस में देख रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं जो हम कभी करते ही नहीं थे, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंपल्स, और इंपल्स जो है वो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इंपल्स, तो इंपल्स के बाद इंपल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ जो हो गया, और फिर बाद में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर कॉमन फोर्स पे आएंगे, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो अब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।